So hey guys, once again I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, what we are going to study is Coulomb's law. Means कि आज के इस वीडियो में हम Coulomb's law के बारे में पढ़ेंगे. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Coulomb's law क्या होता है और इसका जो फॉर्मूला आता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वो कैसे आता है उसके बारे में भी जानेंगे. तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो यार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्जेस कहीं पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है और अगर ये जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम साइन के हुए मतलब या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हुए या तो वो नेगेटिव नेगेटिव हुए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर वही जो चार्जेस हैं अगर वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. और जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को इतना समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है. तो अब देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है. तो ये कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो ये कहता है कि जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट. मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा मतलब कि जो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और जो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. तो और ये याद रखना तुम लोग कि चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए और वो स्टेशनरी होने चाहिए. मतलब चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए. पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है कि जब कभी भी हम दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स निकालेंगे तो ये जो रेडियस होगी इस चार्ज की, मतलब अगर हम इसे सपोज करते हैं स्मॉल r और इसे भी सपोज करते हैं कि ये स्मॉल r है और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल R सपोज करते हैं, तो जो स्मॉल r होगा वो वेरी लेस होगा एज कंपेयर टू R कैपिटल R. तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो ये जो चार्जेस रहेंगे वो पॉइंट चार्ज रहेंगे. मतलब कि जो चार्जेस का रेडियस होना चाहिए वो उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के बहुत ही छोटी होनी चाहिए, मतलब नेग्लेजिबल होनी चाहिए. तो चलो अब हम देख लेते हैं कि जो इसका एक्सप्रेशन आता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर वो कैसे आता है. तो इसकी डिफिनेशन में क्या ये कहता है ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. देखो यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ. मान लो हमें इन दोनों के बीच का जो है फोर्स निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो Q1 है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 है. तो ये इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और आगे इसमें बोला है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन लिखी है उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गया. तो अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है इसे हम अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि होता है K और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो जो हमारा जो आज तक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वो कैसे आया वो मैंने यहाँ पे आपको डिराइव किया है कि मतलब कैसे ये फॉर्मूला आया है.
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कूलम्स लॉ क्या होता है और जो फोर्स आता है उन दोनों के बीच में, उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो ये होता है कि K(Q1Q2)/r²। और ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। तो जो हमारा फोर्स की जो वैल्यू आती है किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है K(Q1Q2)/r²। और ये जो K आया है, जब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है K, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε। ठीक है, उस K की वैल्यू होती है 1/4πε। एप्सिलॉन क्या होता है? तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, कि मतलब हम चार्जेस को किस मीडियम में रखे हैं। जैसे कि वाटर हो गया, कि अगर वो दोनों चार्जेस वाटर में हो गए या किसी ऑयल में हो गए, मतलब कि अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो ये हो गया उसकी परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर दोनों जो चार्जेस हैं वो एयर में हो या फिर वैक्यूम में है तो ये जो एप्सिलॉन होता है वो हो जाता है उस केस में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब होता है? तो जब चार्जेस वैक्यूम में रखे हों या फिर एयर में रखे हों। और जो वैक्यूम के केस में हमारे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब अगर हम जब दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे तो वो जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा 1/4πε0। और इस K की वैल्यू तब हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कूलम लॉ क्या होता है और उसका डेरिवेशन कैसे होता है वो उतना समझ में आया होगा। और जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर जो दोनों चार्जेस हैं वो वैक्यूम या एयर में रखे हैं तो ये एप्सिलॉन बन जाता है एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उस केस में K की वैल्यू क्या हो जाती है? K की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था वो इतना सही था और मुझे उम्मीद है कि आपको कूलम्स लॉ एकदम अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बिलीव इट, अचीव इट।